हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं तो पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 जरूर अटेंड करिएगा। बेसिकली हमने उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी और कुछ डिफरेंसेस देखे थे चार्ज और मास के बीच में। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो हमने जो देखा था कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था कि कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है। तो उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक ना लॉ होता है उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ उसका नाम है। ये फंडामेंटल फोर्स है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इस फोर्स को निकाला गया कूलम्ब के द्वारा, तो इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया कूलम्ब्स लॉ। लॉ का मतलब ही यही होता है कि हम और आप मिल करके इसे झुठला नहीं सकते। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये ना लाया गया है। ठीक है, तो ये फोर्स ना है क्या, ज़रा ध्यान से सुनना। ये फोर्स ये कहता है कि जो फोर्स जो भी फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि चार्ज की वैल्यू का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये जो साइन होता है, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये तब यूज़ करा जाता है दो वेरिएबल के रिलेशन के बीच में। मान लो कि अगर Q1 Q2 बढ़ रहा है और F1 भी अगर बढ़ रहा है तो इस साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा चीज़ ये देखा गया कि यही जो फोर्स है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेस, उसके स्क्वायर के। 1/, करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा ना दोनों चार्जेस के बीच में, मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, यहाँ कहीं ये रखे हुए थे, इनके बीच में जो दूरी है वो है r। अब ज़रा ध्यान सुनना, अगर मैं डिस्टेंस के स्क्वायर को बढ़ाऊंगा तो फोर्स घटने लग जाता है। अगर मैं डिस्टेंस के स्क्वायर को, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को बढ़ाऊंगा तो फोर्स घटने लग जाता है। और अगर दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ने लग जाता है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ठीक है, तो इस पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा ना, वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। तो कई बार स्टेटमेंट के रूप में भी इसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, दोनों को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 एंड 2, जैसे ही हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में एक रिलेशन आता है कि Q1 Q2 के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये अभी ना रिलेशन है, कोई इक्वेशन नहीं है। अगर इसको इक्वेशन बनाना है तो मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वेशन में चेंज करूंगा, और जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह एक इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है जो कि होगा K, और बाकी जो वेरिएबल्स है Q1 Q2 और R² ऐसे करके रख दिया गया। यहाँ पे जो K है ना, K जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात? हमने क्या किया, इस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन था इसको हटा करके जब इक्वल टू लगाया तो एक कांस्टेंट भी आया। ये सब काम ना एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हो रहा है, अभी तो हम इसकी बस थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और पता है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड ऑन मीडियम। यानी कि अगर चार्जेस ना दो पानी में रखे हुए तो उन पे फोर्स कुछ अलग होगा एज कंपेयर टू अगर वो दोनों चार्जेस एयर में रखे हुए या फिर वैक्यूम में रखे हुए। और ये अलग
फोर्स आएगा किसकी वजह से, इस के की वजह से। इस के की वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम पे, ठीक है। तो अब देखिए हम के पे कुछ बातें करते हैं। चलिए, ये जो के आया ना हमारे पास में, इस के की वैल्यू, के की जो वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 टू द पावर 9, ये इसकी वैल्यू होती है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। काफ़ी बड़ी वैल्यू है ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि के तो डिपेंड करता है मीडियम पे, फिर के की एक वैल्यू कैसे आ गई, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये फ्री स्पेस की वैल्यू है। के की वैल्यू फ्री स्पेस में ये होता है। अब एक बात सुनना जरा ध्यान से, वैक्यूम ही हमारे लिए फ्री स्पेस ही है, लेकिन कंसेप्चुअली फ्री स्पेस का मतलब कुछ और होता है। आइए समझते हैं थोड़ा सा उसे। अभी तो हम इसे ना वैक्यूम भी बोलते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कोई भी एयर ना हो। जहां पर कोई भी एयर ना हो उसका मतलब क्या होता है कि वो वैक्यूम है। लेकिन फ्री स्पेस का मतलब पता है क्या होता है कि एयर के साथ साथ अलोंग विद एयर, एयर के साथ साथ अदर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, लास्ट क्लास के बिल्कुल एंड में, लास्ट क्लास के बिल्कुल एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो मास होता है ना वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, चाहे चार्ज हो चाहे चार्ज ना हो। चार्ज ऐसा हो सकता है कि जीरो हो जाए, लेकिन मास कभी जीरो नहीं होगा। अब जरा ध्यान सोचो, दो जब चार्जेस रखे हुए Q1 और Q2, तो इनका कुछ ना कुछ आपस में मास भी होगा। तो अगर मास होगा तो जिसकी वजह से, मास की वजह से क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी होंगे, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। पर फ्री स्पेस ऐसी जगह है ना जहां पर एयर भी नहीं है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहे, उसको बोला गया फ्री स्पेस। वैक्यूम का मतलब होता है कि सिर्फ एयर ना हो वहां पर। जैसे स्पेस में वैक्यूम है, ठीक है, पर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है। अगर मैं स्पेस में जाकर के चार्ज को रख दूंगा ना, तो वहां पे दोनों चार्ज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। एक्चुअली बोल रहा हूं मैं ये बात, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होंगे। लेकिन फ्री स्पेस एक ऐसी हाइपोथेटिकल जगह है, फ्री स्पेस एक ऐसी हाइपोथेटिकल जगह है जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए तो सेम ही बात है। और उसके लिए के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब के की कोई वैल्यू है तो के की कोई यूनिट भी होगी। आइए वही के की यूनिट निकालने के लिए हम ट्राई करते हैं। तो जब भी हमें किसी कांस्टेंट की ना यूनिट निकालनी होती है ना, तो हम हमेशा उस इक्वेशन को यूज करते हैं जिसमें वो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा हो। तो हमने यहाँ से ना कोशिश करते हैं कि ना यूनिट ऑफ के निकाल लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की ना यूनिट निकालने का ट्राई करते हैं। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं के का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो वो क्या होगा, वो होगा फोर्स इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब यहाँ पे मैं फोर्स को नापूंगा न्यूटन में, आर को नापूंगा मीटर में, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। चार्ज हो जाएगा यहाँ पे कूलम, तो दूसरा भी कूलम, तो हो गया कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से के की जो यूनिट आ गई ना, के की अगर जो यूनिट आई हमारे पास में, वो पता है कितनी आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसीलिए के की वैल्यू फ्री स्पेस में कितनी होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू में न्यूटन, मतलब सॉरी यूनिट होगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो हमें ये वैल्यू ना याद रखनी है, वैक्यूम की वैल्यू हमें, सॉरी वैक्यूम नहीं, फ्री स्पेस की वैल्यू हमें जरूर से याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमारे पास ना के की यूनिट आ गई है। अब असल में होता पता है क्या है, हमने डायरेक्टली बोला तो कि के ना मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन के का अपना खुद का भी एक फॉर्मूला होता है। के जो होता है ना हमारे पास में, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको बोला गया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री
स्पेस। परमिटिविटी किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक चार्ज जो रखे हुए हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो रखे हुए हैं उनके इफेक्ट का परमिशन मीडियम के थ्रू कितना है, उसी को बोला गया परमिटिविटी। कि एक चार्ज अगर रखा हुआ है तो कहीं दूरी पर इस मीडियम के थ्रू इस चार्ज का इफेक्ट कैसे फ्लो हो रहा है, उसकी परमिशन कितनी ज़्यादा है। अगर कोई अच्छा मीडियम होगा तो परमिटिविटी काफ़ी हाई होगी, अगर कोई बेकार मीडियम होगा तो परमिटिविटी कम होगी। ठीक है, इसी को बोला गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब मैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट किसका? फ्री स्पेस का। ठीक है, अब जरा ध्यान सोचो कि ई नॉट, अगर कोई मेरे से पूछे कि ई नॉट की वैल्यू क्या है तो ये भी हमको ना याद रखनी है कि परमिटिविटी फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है। वैसे तो हम इसे ना कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो तो ई नॉट गया इधर तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई इंटू में के, और के की वैल्यू हमको पहले से याद है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 1/4 पाई और ये हो जाएगा 9 इंटू में 10⁻9। अब इसके ना यूनिट की भी बात ना हम ना यहीं कर लेते, ज़रा ध्यान से सोचना। क्या 1 की कोई यूनिट होगी? नहीं, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। 4 भी नहीं, पाई भी नहीं। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया हमने। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास में वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये यूनिट चली जाएगी ऊपर। तो जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास में ई नोट की वैल्यू भी आ गई और यूनिट भी आ गई। वैल्यू याद रखना, यूनिट तो हम एग्जाम के दौरान थोड़ा सा फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछी हुई चीज़ें है ये। ठीक है, तो इसे बेटा एक बार ना नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने देखा ई नोट भी देख लिया हमने, के भी देख लिया। हमें ये बात जरूर समझनी है कि के कांस्टेंट है लेकिन के ना मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और वो मीडियम का सिग्निफिकेंस हमें दिखेगा किससे? इससे, ई नोट से। क्लियर इतनी बात है ना। ये जो ई नोट है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। परमिटिविटी का मतलब होता है एक चार्ज ने मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परमिशन कैसे दी। अगर वो मीडियम अच्छा होगा तो उसकी परमिटिविटी बहुत हाई होगी, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का परमिशन बहुत अच्छा होगा। बेकार मीडियम होगा तो परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी। ये तो वैक्यूम की वैल्यू है ना, कल को वाटर होगा तो कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है, कोई कंडक्टर होगा तो कुछ और वैल्यू होगी, इंसुलेटर होगा तो बहुत बेकार वैल्यू होगी। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ढंग से पास नहीं करती, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में। चलिए तो हमें एक शानदार सा फॉर्मूला मिल गया है कूलम्स लॉ का, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमें पता है, एक बार मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ कि हमें फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल गया? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। साथ ही साथ हमें पता है कि के की वैल्यू अपने आप में क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कई बुक्स में आप फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, ये वैल्यू उठा करके अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या बन जाएगा? Q1 Q2 दोनों चार्जेस अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे भी रख सकते हैं हम। सबकी वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए हमें। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू में 10⁻9। बहुत ही हाई वैल्यू है ये। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होने वाला है ना वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। ठीक है, ओके चलिए। और इसका जो यूनिट आएगा कितना आएगा? देखो यहीं से भी कैलकुलेट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी उलट हो जाएगी, यानी कि कूलम स्क्वायर पॉजिटिव में पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब हमें ना बेटा याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए हमेशा ही, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने अभी देखा कि ना फोर्स, कूलम लॉ से हमें फोर्स मिल गया, बट फोर्स तो एक ना वेक्टर क्वांटिटी है। तो कई बार ना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है? बेसिकली आसान चीज़ है, इसमें इतना सोचने वाली बात है नहीं। ज़रा ध्यान से देखना।
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हेडिंग लगा लो बेटा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं अब हम। चलिए देखिए, मैंने एक ना कार्टेशियन ना कोऑर्डिनेट मान लिया बिल्कुल 3D में, ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया z। ठीक है, अब देखिए x की तरफ मैंने एक ना वेक्टर को मान लिया जो कि है आर कैप। आर कैप एक ऐसा वेक्टर है, आर कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस खाली डायरेक्शन दिखा सकता है, और किधर है वो इस तरफ है। अगर आर कैप इधर होगा तो माइनस आर कैप इधर होगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंस है इसका। अब देखना ध्यान से, अगर कोई ना चार्ज ना यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज है क्यू ए और ये चार्ज है प्लस का ही मान लेते हैं क्यू बी। ठीक है, तो ये वाला चार्ज सेम साइन का है तो इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, क्यू ए पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा एफ ए, क्यू बी पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा एफ बी। तो अगर कोई मेरे से एफ ए के बारे में वेक्टर फॉर्म में पूछे तो मैं कैसे करूँगा, जवाब देखने ध्यान से कि वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये फ्री स्पेस ही है, सब कुछ हम फ्री स्पेस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अगर ना फ्री स्पेस है हमारे पास में तो क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो दूरी है ना उसको मैंने मान लिया r। ठीक है, उसको मैंने मान लिया क्या, r मान लिया। अब चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, एफ ए की वैल्यू किधर लग रही है, क्या नेगेटिव एक्स में लग रही है क्या? एफ ए जो वेक्टर है वो किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्स में लग रहा है, लेकिन मैंने इधर की तरफ क्या माना है, प्लस आर वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर। ऑफकोर्स यूनिट वेक्टर लगा रहा हूँ मैं, बस इतना ही था इसका इंपॉर्टेंस। अब अगर कोई मेरे से एफ वी पूछे तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों के बीच में दूरी सेम है। डायरेक्शन देखिए, एफ बी इधर है, क्या आर यूनिट वेक्टर भी इधर है, तो वो हो जाएगा ये। बस सिंपल इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा आपको, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर तो आप समझते हो ना, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, आगे चल करके क्यूब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू रखूँगा ना, देखिए अगर मैं मान लो कि यहाँ पे आर वेक्टर मेरे को दे रखा है तो मैं इसको ऐसे करूँगा के Q1 Q2, और मेरे को पता है कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मैं यहाँ अगर वेक्टर रख दूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का आर वेक्टर और अपॉन में हो जाएगा आर का क्यूब। ऑफकोर्स ये माइनस बाहर आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, हम तो इससे भी काम चला लेंगे उतने अच्छे से ही। के Q1 Q2 ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, तो हो गया ये। देखिए कितना सिंपल है, लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है ये, बट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। बस हमें क्या करना होता है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना हमारे हिस्से में है, हम उसे कैसे भी मान सकते हैं। सवाल दिया हुआ रहेगा, हम ऐसा मान लेंगे, इस तरफ एक वेक्टर मान लेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नोट कर लो बेटा ये। चलिए, अब हम इसमें देखते हैं ना, ये तो हो गए सिमिलर चार्जेस के एग्जाम्पल। अगर मान लो कहीं ना अपोजिट साइन के चार्ज है, एक हो गया प्लस में, एक हो गया माइनस में। अगेन दूरी थोड़े से सिंपली समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट हमें आसानी समझ में आ जाए, हम इसके बीच की दूरी को आर ही मान लेते हैं। अभी होगा क्या, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये ना Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, F1। ऑफकोर्स ये इधर लग रहा होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट, दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पर दोनों साइन प्लस के थे, दोनों रिपेल कर रहे थे, तो एक हो जाएगा F1 और एक हो जाएगा F2, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अगर कोई मेरे से यहाँ पे पूछे ना कि F1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो देखना मैं कैसे लिखूँगा। अगेन मैग्नीट्यूड तो मैं सिंपली लिखूँगा ना, Q1 Q2, सॉरी यहाँ पे बेटा QA और QB हो जाएगा क्योंकि मैंने माना था उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2, तो मैंने यहाँ Q1 Q2 ले लिया, डिस्टेंस सेम है तो वो हो गया आर का स्क्वायर। अब जरा देखना इस बार F1 की वैल्यू किधर है, प्लस आर वेक्टर की तरफ, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो यही है ना, पूरे बोर्ड के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने अभी ये माना हुआ है। अगर कोई मेरे से F2 वेक्टर की वैल्यू पूछे तो वो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान सुनना। अगेन इसी के जैसे मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो अब जो F2 लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो इधर क्या है माइनस का आर।
ठीक है। अब अगेन मैं इसको फिर से रखूंगा इस तरीके से, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस बनेंगे। काफ़ी इजी है, एक बार इसे रिवाइंड करके दोबारा से देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब क्या होता है ना, कई बार ना एक ना स्टेटमेंट वाले सवाल भी आते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, ज़रा देखिएगा कैसे। सुनिए, ध्यान सुनना, देखना, नोट करके लिख लेना इसे। ऐसे आता है कि अगर ना Q1 Q2 की जो ये Q1 Q2 का प्रोडक्ट है, क्या है ये, Q1 Q2 की गुना हो रही है, अगर ये ना 0 से बड़ा आ जाए, अगर ये ना 0 से बड़ा आ जाए, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे सुनना ध्यान से, अगर मैं ना 2 की मल्टीप्लाई ना 3 से करूँ तो क्या आ गया 6, लेकिन अगर मैं -2 की मल्टीप्लाई -3 से करूँ तब भी तो 6 आता है। कहने का मतलब पता है क्या है, किसी चीज़ की गुना 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव तब आती है जब दोनों के साइन ना सेम होते हैं। देखो यहाँ पे दोनों के साइन ना प्लस के, यहाँ पे दोनों के साइन ना माइनस के, तो आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। वही बात यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, Q1 एंड Q2 ऑफ आर ऑफ सेम साइन। अब ज़रा ध्यान सुनना, दोनों सेम साइन के हैं, तो सेम साइन के चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यानी कि जब भी Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है ना, तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट क्या बन सकता है, अगर Q1 Q2 की वैल्यू ना नेगेटिव हो जाए, तो फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि नेगेटिव तो सिर्फ तब आता है, ज़रा ध्यान सुनना, कि अगर -2 की मल्टीप्लाई में 3 से करूँ तब -6 आएगा, और +2 की मल्टीप्लाई -3 से करूँ तब जा करके -6 आएगा। तो किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई ना 0 से कम तब होती है जब दोनों अपोजिट साइन की हो, एक माइनस एक प्लस, तो एक प्लस तो एक माइनस। तो हम क्या बोलेंगे, Q1 एंड Q2 आर ऑफ डिफरेंट साइन, दोनों डिफरेंट साइन कर है। अगर डिफरेंट साइन के है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये स्टेटमेंट में पूछते हैं सवाल, इसीलिए करा रहा हूँ अलग से, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर Q1 Q2 की मल्टीप्लीकेशन ना 0 हो जाए, Q1 Q2 की मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाए, पता है प्रोडक्ट कभी भी दो चीज़ों का 0 तभी होता है जब दोनों में से कोई एक 100% 0 हो। इधर Q1 और Q2 इज 0, तो या तो Q1 0 है या तो Q2 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्स की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ना ही अट्रैक्टिव होगा ना ही रिपल्सिव होगा। कई बार इसे स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजन में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने अलग से आपको करा दिया। नोट कर लीजिएगा बेटा इसे जल्दी से, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें आगे पढ़ना है ना, वो हमें पढ़ना है, ध्यान सुनना, बिल्कुल ना लास्ट लेक्चर की तरीके से। आखिर में हमने क्या पढ़ा था, मास और चार्ज के बीच में कंपैरिजन। मास की वजह से क्या फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम ना ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कुछ चीज़ें ना डील करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ना पढ़ते हैं सिमिलैरिटीज़, क्या कोई समानता है क्या किसमें, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। आइए समझते हैं इस बात को, ठीक है। जरा ध्यान सुनना, मैं अगर आपसे पूछूं थोड़ी देर के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है, लेकिन क्यों लगता है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। जब भी किसी भी चीज़ का कोई आंसर ना हो, ऐसा नहीं है कि उसका कोई आंसर नहीं है, हमारे स्कोप के बाहर है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये लॉ बनाया गया। हम इस लॉ के थ्रू दुनिया के बाकी अदर इफेक्ट्स को समझ सकते हैं, लेकिन इस लॉ पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकते। लॉ है, हमको फॉलो करना है। ऐसी चीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल लॉ। ये लॉ बस है, काफ़ी
ज़्यादा मेहनत एक्सपेरिमेंट के बाद ये लॉ बनाया गया, ये लॉ कंक्लूड किया गया, सॉरी बनाया तो नहीं कि कंक्लूड किया गया, नेचर में तो पहले से था, हमने आज जाना है, ठीक है। तो दोनों ही लॉ कैसे है, फंडामेंटल। दोनों के पीछे का कारण कुछ नहीं है, बस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये बस है दुनिया में, ठीक है। तो बोथ आर फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, इस पे आप और हम सवाल उठा नहीं सकते कि क्यों है ये। तो बोथ आर फंडामेंटल फोर्सेस। ये तो सिमिलैरिटी है। एक और सिमिलैरिटी बताऊँ, दोनों फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट वो कोई नहीं, इतना समझने वाली बात नहीं है वो। दूसरी सिमिलैरिटी जरा ध्यान सुनना, बोथ आर वैक्यूम ऑपरेटेड। दोनों वैक्यूम में लगते हैं, दोनों ही वैक्यूम में लगते हैं, ठीक है, वैक्यूम में लग सकते हैं। तभी तो हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा, तभी तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट पढ़ा, ठीक है। और इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये तो लगता है, ये वैक्यूम में ही लगता है, दो स्पेस में दो बॉडी है, लगता है पूरे यूनिवर्स में लग जाता है। तीसरे में देखना, बोथ आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि ना कितनी भी दूर हो बॉडी, मतलब कि ना न्यूक्लियस के अंदर छोड़ करके एक अच्छे खासे अमाउंट की दूरी पर दोनों फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर नहीं है, न्यूक्लियस फोर्स की तरह नहीं है, ठीक है। आप सुनना, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। दोनों ही कैसे है, सेंट्रल फोर्स है, दोनों ही कैसे, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स होता है ना, वो M1 और M2 के बीच में अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है, और Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है, ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है। और एक्शन रिएक्शन पेयर पे होते हैं, ये फोर्स इस पे इधर लग रहा है तो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, अगर एक दोनों पॉजिटिव मान लूँ मैं, तो दोनों ही एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में लगते हैं। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है ऐसा फोर्स जो कि एक्शन रिएक्शन शो कर रहा हो, यानी कि थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा हो, एक्शन रिएक्शन पेयर हो, और दोनों अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो। फोर्स ऐसे थोड़े ना लग रहा है, फोर्स डायरेक्ट लगता है, तभी तो डिस्टेंस ये वाला लिया जाता है दोनों सेंटर के बीच में, वही डिस्टेंस यहाँ से लिया जाता है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ये आता है, ठीक है। हाँ क्लियर है। चलिए आगे इसमें और हमें क्या पढ़ना है, जरा देखिए। दोनों ही कैसे है ना, दोनों ही जब लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो जो दोनों ही जब ना दूर दूर भी रखे होते हैं तब भी ये फोर्स लगता है। तो दोनों ही ना नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कुछ फोर्स होते हैं जो कि कांटेक्ट होने पे आते हैं, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन, टेंशन पूरी स्ट्रिंग ना बॉडी से बंधी रहती तब जा करके टेंशन आता है। फ्रिक्शन, सरफेस जब कांटेक्ट में रहते हैं तब जा करके फ्रिक्शन फोर्स आता है। लेकिन ये दोनों ही कैसे है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दोनों ही कैसे है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि चार्जेस को आपस में कांटेक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोथ आर नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसमें चार्जेस को और दोनों मास को आपस में कांटेक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना कांटेक्ट में आए भी ये फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। चलिए 5 सिमिलैरिटीज़ हो गई है। अब बढ़िए देखिए, अब जिस तरीके से सिमिलैरिटी है ना, जिस तरीके से सिमिलैरिटी है वैसे ही ना डिससिमिलैरिटी भी होती है, उसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ ना और है हमारे पास में, आइए उसको भी ना डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बोथ
आर कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स सुन करके आपके दिमाग में एक बात ना जरूर घूमनी चाहिए, वो ये कि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा ऐसे फोर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में किया गया कार्य वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब मैं दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ूंगा आने वाले टाइम में। इसमें तो हमें पढ़ा भी है 11th क्लास में, 12th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ अगले सवाल कि दोनों में डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है, और उसी के साथ इस लेक्चर को एंड भी कर देंगे। देखिए, डिसिमिलैरिटीज, तो एक तरफ टेबल बना लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर के, और एक तरफ टेबल बना लीजिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। हाँ जी ठीक है, चलिए देखिए, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक ना अट्रैक्टिव भी होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फोर्स हमेशा कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कभी भी रिपल्सिव नहीं होते। दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट ही करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से अभी हमने देखा Q1 Q2 की वैल्यू अगर प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा तो अट्रैक्टिव है, 0 से छोटा होगा तो रिपल्सिव है, ओके। चलिए दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्यों स्ट्रॉन्ग फोर्स है मैं बताता हूँ। और ये एक ना वीक फोर्स है, ये डिफरेंस हो गया दोनों में। क्यों? इसके जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी होती है, 9 × में 10⁻⁹, लेकिन इसके जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11। देख रहे हो, -11 की वजह से ये फोर्स बहुत छोटा हो जाता है, 10⁻+9 की वजह से ये फोर्स बहुत बड़ा हो जाता है। तीसरा जो हमें इसमें डिफरेंस पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने देखा कि K की वैल्यू बड़ी है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और K की वैल्यू, ये तो फ्री स्पेस के लिए है ना, ये तो लगता ही स्पेस में है। चाहे आप दो ऑब्जेक्ट्स को पानी में भी रख लो, लेकिन यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कांस्टेंट यूनिवर्सल के लिए फिक्स है। ये कांस्टेंट यूनिवर्स के लिए थोड़ी ना फिक्स है, तो डिपेंड करता है मीडियम पे। अब अगर डिपेंड करता है मीडियम पे तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा, डिपेंड अपॉन मीडियम। ये फोर्स कैसा है, डिपेंड अपॉन मीडियम। बट ये फोर्स कैसा है, ये तो यूनिवर्सल है फोर्स, ये हर जगह फोर्स सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, कभी भी मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि इसके कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्स में फिक्स है, मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। एक बेटा लास्ट इसमें ना डिफरेंस ना और कंक्लूड करते हैं, काफ़ी इजी है वो समझना भी। देखिएगा, क्या अगर दो कोई भी चार्ज एक न्यूट्रल है, चार्ज है ही नहीं, तो ये फोर्स 0 हो सकता है, कैन बी 0, जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। लेकिन क्या ये कभी 0 होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि मास कभी 0 नहीं होता। अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन मास कभी भी 0 नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0। तो आई होप बेटा आप लोगों को ना लेक्चर ये काफ़ी सही लगा होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विद हैप्पी माइंड एंड मेक पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।